प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। समस्तीपुर से पीएम मोदी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार अभियान का आगाज पीएम मोदी करेंगे। सुबह 11 बजे कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देंगे। कर्पूरी ग्राम में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे समस्तीपुर में जनसभा पीएम की होनी है और दोपहर 2 बजे बेगूसराय में पीएम की जनसभा होगी। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही अहम और आज अलग अलग जगहों पर उन्हें चुनावी सभाओं को संबोधित करना है। कर्पूरी ग्राम से इसका आगाज होगा, शंखनाद होगा। कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद से दूसरी जगह अगर बात करें दोपहर 2 बजे तो बेगूसराय में पीएम की जनसभा होगी और उससे पहले 12 बजे समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री समस्तीपुर और बेगूसराय में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसके साथ ही चुनाव का एजेंडा भी सेट किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्पूरी ग्राम ये वही धरती है जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें 2024 में मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। श्री कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद करने की योजना बनाई है। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में जनसभा करने वाले हैं। ये चुनाव के ऐलान के बाद बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा होगी, जिसे लेकर एनडीए नेताओं में काफी उत्साह है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी उलाव हवाई अड्डे से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लाखों लाख की भीड़ को नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनावी सभा का प्रथम चरण में शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत और सुरक्षा को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे बल्कि चुनाव का एजेंडा भी सेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष के गठबंधन को जनता लठबंधन मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, विपक्ष को बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने बिहार के 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया। पीएम ने कहा कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। नक्सलवाद, माओवाद को खत्म करने की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। पीएम ने कहा कि एनडीए बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। हमने बिहार को जंगल राज के अंधेरे से निकाला है। गठबंधन कहते हैं, बिहार की जनता जिनको लठबंधन कहती है, वो सिर्फ लड़ चलाना जानते हैं, झगड़ा करना जानते हैं और झगड़ते रहते हैं। देखा आपने, लठबंधन वालों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। इन्हें बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। मैं मानता हूं बिहार की 2 पीढ़ी का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने। उसमें से बिहार को बाहर लाने में बड़ी मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। हमने 2014 के बाद से बहुत मेहनत की है। एनडीए ने जंगल राज के अंधेरे से निकालकर बिहार को विकास की नई रोशनी में लाने का काम किया है।
आज बिहार में हम नक्सलवाद, माओवादी, आतंकवाद को समाप्त करने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है और हम इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि 2 दिवसीय बिहार दौरे पर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी आएंगे। आज सिवान और बक्सर में जनसभा करेंगे। 25 अक्टूबर को बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में जनसभा होगी। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह का भी बिहार दौरा होना है और 2 दिनों के बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है। पटना में अहम सांगठनिक बैठक नड्डा करेंगे। हाजीपुर में प्रबुद्ध जन की बैठक को संबोधित भी करेंगे। पटना के होटल मौर्य में सांगठनिक बैठक होगी। बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सांगठनिक बैठक करेंगे। तो देखिए, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिहार में डेरा डाले हुए है। चाहे हम अमित शाह की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, जेपी नड्डा की बात कर ले, लगातार इनका दौरा हो रहा है और आज हाजीपुर में प्रबुद्ध जन के साथ बैठक नड्डा करेंगे। इसके साथ साथ सांगठनिक बैठक जो है वो बीजेपी कार्यालय में भी एक की जाएगी और जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। तो एनडीए चुनावी प्रचार कर रहा है तो महागठबंधन की तरफ से भी अपने पत्ते खोले जा रहे हैं। महागठबंधन ने आखिरकार अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान बहुत हैरान करने वाला नहीं था। सीएम फेस कौन होगा इस पर भी लोगों को कोई संदेह नहीं था, पर इसकी घोषणा में हो रही देरी से गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। अब गठबंधन ने आखिरकार जब तेजस्वी यादव के नाम की आधिकारिक घोषणा की तो सियासत सुलग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे। अब तक जिस सवाल पर महागठबंधन को सबसे ज्यादा घेरा जा रहा था, उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की संयुक्त पीसी में ये साफ कर दिया कि अगर महागठबंधन चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अशोक गहलोत ने यह भी साफ किया कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर मुकेश सहनी का दावा भी महागठबंधन को मंजूर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनडीए का हमला और भी तेज हो गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर आत्मसम्मान बेचने का आरोप लगाया है। हाय हाय ये मजबूरी, ये तेजू बना जरूरी। मेरे तरफ से राहुल गांधी जी को 100 रुपए का इनाम आप भिजवा दीजिएगा। आत्म स्वाभिमान बेचने के लिए महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ तेजू का चेहरा, राहुल गांधी गायब। जेडीयू का कहना है कि महागठबंधन ने ऐलान में देरी की और ये ऐलान भी रूठे हुए तेजस्वी को मनाने के लिए किया गया। प्रारंभिक चरण चुनाव का पूरा हो चुका। रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया, जिनके नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने शानदार पराजय हासिल किया। दमदार पराजय 2024 में उनको नेता घोषित किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न आपराधिक और आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हो। सीएम फेस को लेकर अब तक सवालों का सामना कर रहे महागठबंधन ने तेजस्वी के नाम का ऐलान तो कर दिया, पर इससे सियासत थमने की जगह और सुलग गई। अब विरोधी कांग्रेस के स्टैंड और गठबंधन के कोऑर्डिनेशन को लेकर तंज कस रहे। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी ने पूछा कि आखिर एनडीए ने अब तक नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया। तेजस्वी के इस बयान पर एनडीए ने पलटवार किया। ये रिपोर्ट आपको दिखाती है। भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे।
अपने नाम पर महागठबंधन की मुहर लगते ही तेजस्वी यादव ने सवाल वाली गेंद एनडीए के पाले में फेंक दी है। सीएम फेस पर कांग्रेस की सहमति के बाद अब तेजस्वी का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है। उन्होंने इस भरोसे के लिए सहयोगियों का आभार जताया, साथ ही एनडीए में नीतीश के नाम पर आधिकारिक ऐलान नहीं करने का आरोप भी लगा दिया। नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के साथ छल करने वाली है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा तो जाएगा, पर बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये सवाल जब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो जवाब मिला, सीएम पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं। कोई वैकेंसी है क्या? कहिए, कोई वैकेंसी है क्या? वो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम फेस पर सवाल वाली सियासत बिहार में गर्माती जा रही है। देखना होगा जनता को किसका चेहरा पसंद आता है और किसके फेस पर जनता फेल होने का धब्बा लगाती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है और अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिए, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ। आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% आबादी अर्थात मुस्लिम आबादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। इस ऐलान ने मुकेश सहनी की बाँछें खिला दी। 1 नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। एक और महागठबंधन के इस ऐलान से मुकेश सहनी गदगद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है बिहार में? क्या मुसलमानों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी बिहार के अंदर? क्योंकि 18% का मुसलमान जो पूरी तरह से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिसने लगातार आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% से कम के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज की कोई भागीदारी नहीं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? अब मुस्लिम वर्ग के लोगों को सोचना है, इस्लाम को मानने वाले लोगों को सोचना है कि ये 18% आबादी आखिर कब तक बंधुआ मजदूर बन के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। फिलहाल तो ये सवाल बीजेपी नेताओं ने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करीब 18% वाले मुस्लिम महागठबंधन से पूछ सकते हैं कि हमारा डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं? आरजेडी के नेता मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन के दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित कर दिया, लेकिन एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं थे। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था उसमें सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी, राहुल गांधी की नहीं थी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को जब चेहरा घोषित किया जा रहा था तब राहुल गांधी मौजूद क्यों नहीं थे? इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी हो ही गई। महागठबंधन के नेता एक साथ दिख ही गए और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया।
लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते समय न तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, न ही इस साझा पीसी के लिए तैयार किए गए मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर ही दिखी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी तेजस्वी के नाम के ऐलान के वक्त क्यों नहीं थे? इस ठगबंधन के लोग कल भी एक दूसरे के लिए बेईमान थे और आज भी एक दूसरे के लिए बेईमान हैं। आज जो घोषणा हुई है वो तो मजबूरी में की गई घोषणा है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बीजेपी के आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कुछ इस अंदाज में दिया, सुनिए। क्या ये जरूरी है कि पार्टी के हर कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी जी ही पटना आए? किसी दूसरी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम हो उसमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच जाए? इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बिहार चुनाव की चर्चा शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल हुआ कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही नहीं, राहुल गांधी तक इस सवाल को गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन आखिरकार पहले फेज के मतदान से चंद दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि न चाहते हुए भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे पर सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस बिहार के सरकार में हम लोग को इतना आरक्षण मिला है कि आगे बढ़ के हम लोग घर से बाहर निकले हैं, कुछ कर सकते हैं। सुना आपने सीएम नीतीश कुमार के वादे पर जीविका दीदियों को कितना भरोसा है। सीएम नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं सभा में सबसे आगे महिलाएं दिखती हैं। वो महिलाएं जिनके चेहरे पर खुशियां और भरपूर आत्मविश्वास है। ये महिलाएं नीतीश कुमार के 22 साल की कामयाबी की कहानी कहती हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने चुनावी मौसम में जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया है। जीविका दीदियों के लिए तेजस्वी यादव के बड़े वादे के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियों की सफलता की कहानी को बताया है। सीएम ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियां सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 44 जीविका दीदियों का एक समूह क्लाउड किचन चलाता है, जिसका सालाना टर्नओवर 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मुनाफा होता है। इतना ही नहीं, इससे सरकार को भी 15 लाख रुपए टैक्स मिल रहा है। सीएम ने लिखा है कि जीविका दीदियों के नाम पर ये लोग परिवार की आजीविका तलाश रहे हैं और आधी आबादी के लिए चांद तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने इन लोगों को भी मौका दिया था, लेकिन इनका ध्यान जनता की सेवा से ज्यादा मेवा खाने पर लगा था। तेजस्वी के वादों के जवाब में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की कामयाबी की कहानी बताकर ये साफ कर दिया, केवल उनकी सरकार में जीविका दीदियां सशक्त हुई हैं। सीएम नीतीश कुमार को जीविका दीदियों पर तेजस्वी की सलाह नहीं चाहिए। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट।